चलिए तो शुरू करते हैं। 26 मीटिंग जो हम लास्ट दो बार से पढ़ रहे हैं उसको आगे देखते हैं। तो जो लोग कंटिन्यू हैं उनको पता है कि ये पेपर पूरा प्राण योग के ऊपर है। जो पहला जो था वो हमारा 25th मीटिंग था, वो मनोयोग के ऊपर था। और ये प्राण योग और प्राण योग के अंदर जो तीनों बंध है खास करके उसके ऊपर ये पेपर है। तो आप प्राण योग करो या मन योग करो, अंतिम तो लक्ष्य ये है कि मन को किस तरह हम शांत कर सके या मनोलय कर सके या मन से ऊपर उठ सके, यही सब साधना का लक्ष्य है। पर एक सवाल ये भी है कि जिसको हम मन कहते हैं और उसके द्वारा हम कहते हैं कि भाई मेरा मन शांत है, मेरा मन अशांत है, तो वास्तव में ऐसा कोई अपना मन है कि जो हमारी इच्छा से चल रहा हो? ऐसा कोई मन है या फिर हमारे अंदर हर क्षण कहीं ना कहीं से बाहर से कोई प्रवाह आता है और पकड़ लेता है और हम कहते हैं कि मैं अशांत हूँ? तो हो सकता है कि बाहर से अशांति का प्रवाह आ गया और मन ने पकड़ लिया और मन महसूस कर रहा है कि मैं अशांत हूँ। या हो सकता है कि शांति का कोई प्रवाह कोई अच्छी जगह गए है और कोई शांति का प्रवाह कोई अंदर आ गया थोड़ी क्षण के लिए, तो हम शांत हो गए। हकीकत ये है कि हमारे अंदर क्या ऐसे कोई ऐसा बल, कोई ऐसी व्हील है क्या कि जिससे हम शांत या अशांत हो सके? हमारा इतना इवोल्यूशन हुआ है कि हम चाहे इस तरह हम बन सके? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर क्षण किसी न किसी प्रवाह का भोग बनते हैं। कभी कोई बाहर से कोई प्रवाह आया तो हम अशांत हो गए, कहीं से गुस्सा का प्रवाह आया तो हम गुस्से वाले हो गए, कई जगह से कोई और प्रवाह आया तो हम इस प्रकार का हो गए। तो अब जो है वो हमारे अंदर इतना जो मन की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि जिसको हम मन कह सके। हालांकि हम जानते हैं कि ये जो साइंस जो तावरिया जी ने बताया है उसमें कि भाई वैश्विक दिव्य मन जो है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, इससे हमारा इंडिविजुअल माइंड भी बनता है। पर वो टेक्निकली वो सही है, पर फंक्शनल लेवल पर क्या है? फंक्शनल लेवल पर तो हम हमेशा बाहर का जो परिबल होता है उससे ही हम आहत होते हैं, इसकी हमारे ऊपर इफेक्ट आती है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि भाई ज़रा मैं आज अशांत हूँ या ज़रा आज मुझे निराशा है, तो ये समझना चाहिए कि ये कोई मेरी अंदर से अपनी अशांति है कि मेरी अंदर से कोई निराशा है या कोई प्रवाह ने मुझे घेर लिया है। फिर वो प्रवाह कहीं से भी आता है, कोई ग्रह से आता है, कोई सितारा से आता है, ये पृथ्वी से आ रहा है, कोई व्यक्तियों से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है। पर कोई ना कोई प्रवाह का हम हमेशा शिकार बनते हैं। इसका हमें हमारे ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, हमारे निरीक्षण में आए। जैसे कि निराशा आ गई तो उसी क्षण हमारे अंदर एक समझ में आना चाहिए कि देखो ये निराशा आ गई, तो ये जो है कोई प्रवाह ने कि कहीं से भी जो प्रवाह आया है, जो अननोन, मैं जानता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, ऐसा कोई प्रवाह ने आके मुझे पकड़ लिया है। तो इस तरह हम अगर न्यूट्रल बन सकेंगे इस चीज़ों के अंदर, तो धीरे धीरे जो मन की जो ग्रिप है हमारे ऊपर, उससे हम छूट पाएंगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कोई चीज़ आई तो आइडेंटिफाई नहीं होना है। निराशा आई है, अंदर से आई, बाहर से आई, कहीं से भी आई, तो आइडेंटिफाई हो गए तो फिर हम उसकी ग्रिप में आ गए, उसके जैसा बन गए। तो ये हमारा एक साधना का एक पॉइंट ये है कि हम इस तरह ऑब्जर्वेशन करते रहे। हर समय खुशी ना खुशी तो आती रहती है, उससे हमें इतना प्रभावित न हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर का जो हमारा बीइंग है, बीइंग के साथ हमें रहना सीखना चाहिए। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बात थी। अब 26 मीटिंग के ऊपर आते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि भाई ये
तीन प्रकार के जो बंध है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, और वो किस तरह हमारे अंदर काम करते हैं या हमारे ऊपर काम करते हैं, तो वो हम अंतिम 2 मीटिंगों से देख रहे हैं। पर ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि बंद का मतलब तो लॉक होता है, पर ये जो हमारे अंदर जो बंद है, हम बाहर से कोई मतलब कि एक्सरसाइज के रूप में कोई बंद करते हैं, उसको बंद कहा मतलब लॉक किया, पर उसका ये कारण क्या है या उससे हमें क्या है कि जो है वो हम ये नहीं कर सकते। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो जो हमारे अंदर बंद जब लगता है तो वो उसका मतलब तो ये है कि हमारे अंदर ऑलरेडी जो कुछ लॉक्स या कुछ ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करना, उसको बंद कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमेशा हमें ध्यान में रखना है। बंद का मतलब तो एक्सरसाइज के लिए बंद शब्द है, पर इसका मतलब ये नहीं कुछ बंद कर देते हैं। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी कोई कुछ चीज़ खोलते हैं, जो हमारे अंदर ग्रंथियाँ पड़ी हुई है वो ग्रंथियों को निकालने के लिए बंद है। तो ये एक लास्ट टाइम हमने पॉइंट देखा था। और फिर खास करके मूलबंध और मूलबंध से लेके जो मूलाधार चक्र है उसके साथ में उसका क्या कनेक्शन है या क्या असर होती है, ये सब देखा था। 3 बंध है और उसके साथ में 3 एरिया है जिसके ऊपर हमें काम करना है। जैसे कि मूलबंध है, तो मूलबंध जो है हमारा जो पेरेनियल एरिया है उसके ऊपर काम करने के लिए, जो बॉडी का एकदम नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर काम करने के लिए ये हम मूलबंध का उपयोग करेंगे। जो हमारा नाभि के साथ का जो हिस्सा है जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं या सोलर प्लेक्सिस, उसके ऊपर काम करने के लिए हम उपयोग करेंगे उद्यान बंध का। और जो सर्विक्स है या जो नेक का हिस्सा है उसका वहाँ जो कुछ पड़ा है, वहाँ जो कोई है उसको करेक्ट करने के लिए हमें ये जालंधर बंध का उपयोग करना है। अब लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 15 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था। हालांकि मेरे पास पुरानी किताब है तो शायद नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ ये था कि द परफेक्शन ऑफ मूलबंध हीलिंग्स physical, mental and psychic systems and removes many diseases because there is a link between mind and body, especially diseases of the brain and nerves. तो ये जो मूलबंध जो है वो क्या करता है, जब मूलबंध परफेक्ट होता है, इसमें अंदर परफेक्शन आता है, तो क्या वो करता है, एक हीलिंग की प्रोसेस अंदर करता है। तो हीलिंग जो है वो हर लेवल के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर और साइकिक लेवल के ऊपर ये जो है वो ये हीलिंग की प्रोसेस ये मूलबंध से चालू होती है। और उसके रिलेटेड जो कोई डिसीजेस है वो डिसीजेस धीरे धीरे कम करके निकल जाता है, चाहे वो डिसीजेस फिजिकल डिसीज है या मेंटल डिसीज है या कोई साइकिक लेवल के ऊपर का डिसीज है। तो ये सारे को ठीक ठाक करने के लिए ये मूलबंध हमें बहुत उपयोगी है। और ख़ास करके ब्रेन या नर्वस सिस्टम के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी इसकी बहुत अच्छी असर होती है। तो इन सब के लिए ये मूलबंध हमें उपयोगी होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन प्राणा एंड साइकिक सेंटर्स विद इन। इट हैज़ मतलब ये मूलबंध से, तो मूलबंध की प्राण के ऊपर और प्राणिक सेंटर्स जो है अंदर, उन सब के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ये जब मूलबंध का अभ्यास करते हैं तब। इट ओपन्स ब्रह्म ग्रंथि नोट, दैट इज साइकिक नोट एट मूलाधार एंड अलाउज द प्राण टू फ्लो इनटू द सुषुम्ना नाडी फ्रॉम द लोअर एंड प्रिपेयर वन फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और मेक्स वन बायोलॉजिकली कंप्लीट। अब हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है उसको हम सुषुम्ना कहा जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी के दोनों छोर के ऊपर 2 वाल होते हैं
एक वाल जो है वो नीचे के हिस्से में है और दूसरा जो वाल है वो ऊपर के हिस्से में है। तो नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति का नीचे का जो वाल है वो हमेशा बंद रहता है और ऊपर का वाल खुला रहता है, ताकि जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आए तो वो हमारे ब्रेन में जाके विचार की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो सके। अब ये जो नीचे जो लॉक है सुषुम्ना के नीचे, उसको शास्त्र के अंदर ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। तो 3 प्रकार की ग्रंथि या नोट्स है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि जो है सुषुम्ना के नीचे के हिस्से में है और गले के अंदर जो है वो विष्णु ग्रंथि है और जीवा के नीचे के हिस्से के अंदर रुद्र ग्रंथि है। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं और एक ग्रंथि मतलब एक नोट है जो एक प्रकार की गांठ अंदर पड़ गई है, उसको खोलना है। तो ये इसको साइकिक नोट भी कहते हैं। और जब मूलाधार का मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो ये जो मूलाधार के पास में ये जो ग्रंथि हुई है उसको हम धीरे धीरे करके काट के निकाल देते हैं, वो शुद्ध होती है, ताकि हमारे अंदर प्राण का प्रवाह जो है वो सुषुम्ना से ऊपर चढ़ सके। और आगे जाके अगर कुंडलिनी शक्ति जागती है तो उसका भी यही मार्ग है, सुषुम्ना से ही वो ऊपर जा सकती है। तो आगे जाके कुंडलिनी शक्ति भी सुषुम्ना से ऊपर तक जा सकती है। तो ये स्पिरिचुअल जो है हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसके लिए ये हमें तैयार करता है। ये मूलबंध का अभ्यास हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए और दूसरा बायोलॉजिकली कि कंप्लीट होने के लिए ये हमें तैयार करता है। वंस द प्राण फ्लोज इन द चैनल सुषुम्ना नाडी, द मेन हाईवे फॉर द फ्लो ऑफ prana, the mind becomes free from involvement with the brain processes, that is modifications of the mind. Thus this महापाथ और मध्यम मार्ग opens up. तो ये जो है सुषुम्ना नाड़ी का बहुत महत्व है, क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक हाईवे जैसा है प्राण के लिए, जो प्राण की मूवमेंट के लिए एक हाईवे है। और वो पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी बंद है, इसके नीचे के हिस्से के अंदर लॉक है, तो इसीलिए प्राण अंदर जा नहीं सकता। तो फिर प्राण को दूसरी नाड़ियों से गुजरना पड़ता है। पर अगर ये हाईवे खुल जाता है अंदर का नीचे का हिस्सा, जैसे कोई टनल होती है और टनल का एक हिस्सा बंद होता है तो टनल के अंदर व्यक्ति जा नहीं पाती है। तो इसी तरह जो है वो ये सुषुम्ना नाड़ी एक टनल जैसा है और वो जो है वो हमारा बंद है, इसलिए प्राण इसके अंदर मूव नहीं होता है। अब जब इसके अंदर प्राण का घूमना, प्राण की मूवमेंट चालू हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो ब्रेन प्रोसेस के साथ हमारी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाएगी। मतलब कि जो चित्त की वृत्तियाँ हमेशा बनती रहती है, तो चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए, चित्त वृत्ति को बंद करने के लिए एक ही उपाय है, और ये वह है कि ये प्राण को हम सुषुम्ना मार्ग के द्वारा हम उसको चालू करें। तो प्राण अगर ये मार्ग से चालू होगा तो ये हमने देखा ना पहला पिछली मीटिंगों के अंदर कि ब्रेन प्रोसेस के साथ जो हमारा माइंड जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके कारण जो है वो ये चित्त की वृत्तियाँ मॉडिफिकेशन जो है हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। तो और साधना का लक्ष्य ये कि भाई मॉडिफिकेशन को कितना हम कम किया जाए, या एक पॉइंट के ऊपर कुछ क्षणों के लिए बंद कर सकते हैं क्या, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसको महापथ या मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है उसको, और इसको हमें ओपन करना है। इन मूलबंध यूनियन ऑफ अपान विथ प्राण इज ब्रॉट अबाउट। अब लास्ट टाइम हमने ये प्राण अपान समान म्यान उदान के बारे में भी थोड़ा देखा था कि 5 वायु है और वो अलग अलग एरिया में काम करते हैं, और इसीलिए ये तीनों बंध की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अपान वायु जो है वो एकदम निचले हिस्से में जहाँ से हमें ये मूलबंध करना है, तो वो हिस्से के साथ जो रिलेटेड है
वो अपान वायु है। जो ऊपर का हिस्सा है, जो हमारा छाती का हिस्सा या रेस्पिरेशन या हार्ट, वो प्राण का हिस्सा है। और दोनों के बीच में जब वो मिलते हैं तो वो तीसरा हिस्सा जो नाभिक वाला हिस्सा है वो समान वायु का हिस्सा है। तो ये तीनों को हमें साफ करना है और इसीलिए ये 3 प्रकार के बंध का उपयोग करना पड़ता है। तो यूनियन ऑफ प्राण और अपान, ये मूल बंध से इसका यूनियन मतलब उसका जुड़ाव होता है। The downward action of prana is arrested and redirected upward to meet prana, and when apana reaches the circle of fire Manipura, the flame lengthens to reach the अनाहत center। अब जब मूलाधार बंध को हम करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि जो अपान वायु जो नीचे की ओर जाता है वो अरेस्ट हो जाता है, वो अटक जाता है, वो वहाँ रुक जाता है, ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाता है। क्योंकि अपान वायु जो है, अपान वायु का काम जो है, जो हमारे शरीर की अशुद्धि है, मल मूत्र वगैरह को बाहर फेंकने का काम ये अपान वायु करता है। और वो तो उसका फंक्शन नॉर्मल कोर्स में होता है, पर वो जब नीचे जाता है तो जो दूसरे उसके कुछ परिणाम होते हैं उसको कम करने के लिए उसको अपान को ज़्यादा नीचे तक जाने नहीं देना है और इसको रिडायरेक्ट करना है कि जो प्राण ऊपर की ओर है उस और उसको रिडायरेक्ट करना है। तो वे फिर पहुंचेगा सर्कल ऑफ फायर, जो मणिपुर है उसको सर्कल ऑफ फायर कहते हैं, इसलिए उसको सोलार प्लेक्सस भी कहते हैं। वहाँ अग्नि है और वो वहाँ इसकी वो वहाँ पहुँचता है और उसकी फिर जो फ्लेम है, जैसे एक अग्नि है तो अग्नि की फ्लेम होती है, ऊपर उठती है, तो अनाहत सेंटर तक उसकी फ्लेम जो है वो ऊपर उठती है। ये थोड़ी सिंबॉलिक भाषा में बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बंद करते हैं तो ये जो अपान नीचे जाता है उसको ऊपर उठा के प्राण की ओर ले जाना है और दोनों का यूनियन एक पॉइंट के ऊपर होना चाहिए और ये मणिपुर चक्र के ऊपर ये दोनों का यूनियन होता है। ड्यू टू kindling of this fire, the potential force residing at Muladhara is released to rise up the central passage of Sushumna, which has been by now cleansed as we have seen earlier। अब यहाँ पोटेंशियल फोर्स की बात करते हैं। पोटेंशियल फोर्स क्या है? पोटेंशियल फोर्स जो है वो कुंडलिनी शक्ति है। तो जब हम ये जो फायर है अंदर, जो ये फायर जो अभी ऊपर देखा, तो फायर को जब हम प्रज्वलित करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसके द्वारा ये जो सुसुप्त शक्ति है, जो जिसको हम ये कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर धीरे धीरे करके ऊपर उठने चालू हो जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले ये तीनों बंध से ये जो है सुषुम्ना को साफ कर दिया है, तो अभी जो फ्री फ्लो है जो प्राण का, वो और जो शक्ति है वो आराम से ऊपर की ओर जा सकेगी। तो नीचे ये शक्ति है और ऊपर जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो शिव है। तो शिव और शक्ति का मिलन करना है, उसको योग कहते हैं। तो शक्ति नीचे से उठकर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है और जो हमारा बिंदु चक्र के अंदर शिव है या जिसको हम हमारा आत्मा कहते हैं, वो बिंदु चक्र के अंदर है। तो शिव और शक्ति का मिलन यहाँ इस तरह होता है। पर इसके लिए जरूरी ये है कि सुषुम्ना मार्ग खुला होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम चाहे सालों तक साधना करते रहें, पर अगर सुषुम्ना नाड़ी को खोल नहीं सकेंगे तो जिस तरह जो शक्ति ऊपर जानी चाहिए और जो शिव और शक्ति का मिलन होना चाहिए, वो कई जन्मों तक नहीं हो पाएगा और फिर साधना की कोई अच्छा रिजल्ट भी हमें आगे नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुषुम्ना को किस तरह साफ कर सके और प्राण को ऊपर उठा सके। Many wrongly advocate for Mulabandha as pressing the heel against the perineum and contracting the anus. However, this practice is Ashwini Mudra, but Mulabandha is performed
by relaxing the anus and contracting only the perineum area. This area is not a single muscles and contraction varies with sex. अब क्योंकि ये तो साधना है और अलग अलग पद्धतियाँ है, तो कई लोग कहीं किससे कोई चीज़ कहीं से जोड़ देते हैं, तो कई लोग गलत रूप से ये मूलबंध का अभ्यास करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे पालथी मारकर बैठते हैं इस तरह बैठते हैं, पर पालथी नहीं, पर जो एड़ी का हिस्सा है उसको पेरेनियम का जो हिस्सा है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या सेक्स ऑर्गन्स है, वहाँ वो हिल को प्रेस करते हैं और फिर जो एनस जो के मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये मूलबंध हो गया। पर ये गलत है, क्योंकि मूलबंध के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूलबंध के अंदर ये खाली पेरेनियम के ही या जो नीचे के हिस्से के मसल्स, आगे के मसल्स है, उसको ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको ही सिकुड़ना है, और जो एनस के मसल्स है उसको तो रिलैक्स रहना चाहिए। अगर ये करते करते एनस के मसल भी दब जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर वो अलग चीज़ बन जाती है। अब दूसरी चीज़ जो है वो अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा के अंदर ये एनस के मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। उसका भी हेतु यही है कि अपान को ऊपर की ओर ले जाने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है हठयोग के अंदर, और उसके अंदर एनस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह 10-15 बार रोजाना, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा समय तक इसका अभ्यास किया जाता है। तो अश्विनी मुद्रा अलग है और मूलबंध अलग है, ये हमेशा हमें ध्यान में रहना चाहिए। और ये जो है ये सिंगल मसल्स का एरिया नहीं है, उसके साथ में सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी सब ये एरिया के अंदर जुड़े हुए हैं, पेरेनियम एरिया के अंदर। इन द मेल it is the perineal body and in the female it is the area of around cervix। तो पुरुष के अंदर जो पेरेनियल बॉडी है, पेरेनियल बॉडी वो है कि जिसके अंदर हमारे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हिस्सा है वो आ जाता है, और हमारा जो ये एनस पार्ट वगैरह जो है एक्सक्रीशन का जो हिस्सा है वो सब पेरेनियल बॉडी के अंदर आता है, वो पुरुष के अंदर है। और स्त्रियों के अंदर जो यूटेरस होता है, और यूटेरस का एंड पार्ट जो होता है वहाँ ये होता है। तो जब हम ये मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है, पुरुषों को ये पेरेनियल बॉडी को अंदर खींचना है, और लेडीज़ के लिए जो ये है जो यूटेरस है उसका हिस्सा जो है उसको अंदर खींचना है, वो मूलबंध का भाग बनेगा। When the beginner contracts anus sphincter, the perineum is also contracted but itself it is difficult for beginners। अब क्या होता है कि जब नया कोई साधक होता है तो वो पेरेनियम को खींचता है, तो उसके साथ में उसके एनस के मसल्स भी अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये शुरू के अभ्यास के अंदर ऐसा कई बार होता है, पर जैसे जैसे कॉन्शियसली इसका अभ्यास करते जाते हैं कि भाई एनएस मसल्स को रिलैक्स रखो, आगे के मसल्स को ही खाली कॉन्ट्रैक्ट करो। जिस तरह हम गोल नकेद में करते हैं तो क्या करते हैं कि आगे के मसल्स को ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एनएस को रिलैक्स रखते हैं। तो इस तरह यहाँ कॉन्शियसली हमें करना पड़ता है। तो शुरुआत में बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, पर धीरे धीरे अभ्यास से आ जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस विल वेरीफाई दैट डायरेक्ट कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेरिनियम हैज ए डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ जो हम करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, जागृति पूर्वक उसको धीरे धीरे करके अंदर खींचना पड़ता है। तो ये कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर कई बार वो अपने आप में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी कोई खास असर नहीं आती है। पर जब ये कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब उसकी डिस्टिंक्ट इफेक्ट आती है, एक विशिष्ट असर
हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल के ऊपर आती है। तो ये सीखना पड़ता है किसी से कि भाई इसको किस तरह कॉन्शियसली कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ये पेरिनियम एरिया को। और ये थोड़े डेलिकेट भी चीज़ है, इसलिए खाली ये किताब पढ़कर एकदम खींचने बैठ जाओगे तो कुछ नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए ये अभी जो है हम कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करना होता है तो ज़रा और मिलके करना पड़ता है और समझदारी से करना पड़ता है। तो अभी तो हम थोड़ा इसको समझ रहे हैं। The muscles of the perineum are 1. Those of anal region, the end of gastrointestinal tract, and second, those of urogenital region, the urinary and sex organ. तो पेरिनियम एरिया के अंदर कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पहले तो एक जो है कि एनल रीजन, जो मलद्वार है वो हिस्सा है, वो इसके अंदर वहाँ के मसल जो है वो पेरिनियम के अंदर आते हैं। और दूसरा एंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब कि जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो हिस्सा है कि जो वो एनस के साथ कनेक्टेड है, वो हिस्सा वहाँ के जो मसल्स है वो ये पेरिनियम के अंदर आते हैं। और दूसरी बात यूरोजेनिटल रीजन, मतलब जो मूत्र तंत्र का जो प्रदेश है, मूत्र और मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रदेश है वो प्रदेश, और जो अंदर का जो यूरिनरी ट्रैक है और सेक्स ऑर्गन है, ये सब चीज़ें जो है वो उनके भी मसल जो है वो ये पेरिनियम के अंदर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जानना समझना जरूरी है। हम बहुत समय से पेरिनियम शब्द का तो उपयोग करते हैं, गोल नकेट कितने सालों से करते हैं, तो सब लोग पेरिनियम शब्द से तो वाकिफ है कि भाई पेरिनियम। आप इंटरनेट के ऊपर मतलब कि सर्च में जाके पेरिनियल बॉडी ऐसा लिखना तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स इसके मिल जाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा एरिया को हमें अंदर खींचना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको उसके पिक्चर्स इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। बोथ आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय fibrous tissues, so controlled movement of one region requires considerable skill because the area in the brain associated with the motor activity of the perineum is small. अब जो है ये अलग अलग जो मसल्स है वो फाइबर टिश्यू से बने होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो उसके लिए बहुत एक स्किल की ज़रूरत होती है कि भाई हमें यही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरा मसल्स रिलैक्स रहे और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और दूसरा कारण ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर भी उसके एक सेंटर होता है। हर जो एक्टिविटी है उसका ब्रेन के साथ उसका सेंटर होता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन है या हार्ट रेट है या कोई और प्रकार के भी जो कामगिरी है वो सब ब्रेन से संचालित होती है। तो ब्रेन जहाँ से वहाँ से ऑर्डर करता है तो ये चीज़ काम करती है। इसी तरह ये जो है वो हमारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जो पेरिनियम की एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम द्वारा, पर वो छोटा है। इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत सारे मसल्स जो है तो उसमें से कौन से मसल्स को खींचना है वो स्मॉल एरिया तय नहीं कर पाता है। कभी उसको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि मैं कौन सा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर ही जो मोटर एक्टिविटी है, मतलब नर्व्स की एक्टिविटी है, वो एरिया ही इतना स्मॉल है कि इसके लिए ये बहुत सारे मसल्स को हम इतना जल्दी से समझ नहीं सकते हैं। बट बाय रेगुलर प्रैक्टिस द मोलबंद area in the brain associated with the perineum will develop so that one may gain control. तो ये क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो मसल्स रिलेटेड है, तो एक बार मसल्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो क्या होता है कि जिनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है तो उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। फिर जो डिफेकेशन का मतलब जो टॉयलेट जाने का होता है तो वो भी कई लोगों को कंट्रोल नहीं होता है, या सेक्स के अंदर का इजेक्यूलेशन, ये सारी चीज़ों जो है वो जब ये
मूलबंध का अच्छा अभ्यास होता है तो पेरिनियम का एरिया ब्रेन में डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह काम करती है। दिस लैक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल मेक्स it difficult, and so it is difficult to perform Vajroli and Ashwini mudra without performing मूलबंध at the same time। अब कॉन्शियस कंट्रोल आपका नहीं है, मतलब कि आपको कौन सा मसल खींचना है वो समझ नहीं है और इसको हम पर्टिकुलर मसल्स को आप खींच नहीं पाते हैं, तो क्या होगा कि उसके बदले में दूसरी दो मुद्रा है, एक वज्रोली मुद्रा है और एक अश्विनी मुद्रा है, तो वो उसके साथ में वो हो जाती है। अश्विनी मुद्रा तो हमने देखा कि जो एनस के मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो अश्विनी मुद्रा है। इसी तरह जो हमारे जो जिनेटल्स है या हमारा जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो सेक्स ऑर्गन को अंदर की ओर हम जब खींचने का अभ्यास करते हैं उससे भी मसल्स होते हैं अंदर, तो वो मसल्स को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने का अभ्यास करते हैं, तो ये वज्रोली मुद्रा होती है। एनस के मसल्स के साथ में अश्विनी मुद्रा है और हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्स ऑर्गन के जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की जो विधि है उसको वज्रोली मुद्रा। ये सारी क्रियाएं हठयोग के ग्रंथों के अंदर दी हुई है, इसलिए यहाँ तावरिया जी ने उसका थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया हुआ है। तो ये कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन किस तरह करना है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। द 3 डिफरेंट practices of yoga performed in the area or region of the pelvic floor are 1 Vajroli mudra, 2 Ashwini mudra and 3rd मूलबंध। तो जो पेल्विक फ्लोर है, मतलब एकदम नीचे का हिस्सा है, हम पालथी मारकर बैठते हैं तो हमारा जो एकदम नीचे का हिस्सा है उसको पेल्विक फ्लोर कहते हैं, और वो पेल्विक फ्लोर से हम 3 प्रकार की प्रैक्टिसेस योग की कर सकते हैं। एक जो है वज्रोली मुद्रा जो आगे के मसल्स को जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, अश्विनी मुद्रा जिसमें पीछे के एनस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और मूलबंध जिसके अंदर पेरिनियम का आगे का हिस्सा को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह 3 प्रकार के प्रैक्टिसेस हम इसी एरिया से कर सकते हैं। When one has consciously to withhold urination or defecation, one becomes actually aware of the muscles necessary for Vajroli mudra, preventary urination, and second Ashwini mudra, preventing defecation। अब यहाँ एक टेक्निक बताइए कि भाई आप ये मसल्स को किस तरह जान पाओगे कि भाई मुझे अगर वज्रोली मुद्रा करनी है तो जो अंदर के जो मसल्स है वो मसल्स को कि कौन से मसल्स है जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं, या फिर आप अश्विनी मुद्रा करना चाहते हैं तो किस तरह कौन से मसल्स को। तो यहाँ एक टेक्निक उन्होंने बताई कि जब आप यूरिनेट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, यूरिन जब आपको होती है उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आपको बीच में थोड़ी एक क्षण के लिए उसको रोकना है। जैसे कि पेशाब हो रहा है और इसको जरा सा रोक लिया, तो आप जहाँ रोकोगे तो वो पर्टिकुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो 1-2 बार 3 बार आप करोगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, ये जब मैं पेशाब को रोकता हूँ प्रोसेस को, तो क्या होता है कि ये मसल्स के ऊपर यहाँ कुछ खिंचाव आता है। तो धीरे धीरे करके आप जान पाओगे कि हाँ, मुझे अगर ये करना है तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अश्विनी मुद्रा के लिए जो एनस के जो मसल्स है उसको, तो जब हम स्टूल पास होता है उस दौरान थोड़ी क्षण के लिए अगर उसको रोक लेते हैं तो पता चलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर मसल्स है, उसको अश्विनी मुद्रा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है। एम्ब्रियोलॉजिकली द पेनिस एंड वेजिना आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम स्ट्रक्चर वाइल स्टिल इन फोइटस। अब जब भ्रूण बनता है, गर्भ माँ के अंदर जब डेवलप होता है, तो उसी समय जो अगर वो लड़की है या लड़का है तो उसके लिए जो उनके जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो समान होता है, वो समान रचना उसकी होती है। और क्योंकि उसका कारण ये है कि ये जो
जो भ्रूण अंदर जो गर्भ डेवलप होता है उसकी जाति जो है वो पहले से कंसेप्शन के समय पर ही डिसाइड हो जाती है। इसलिए कहते हैं द सेक्स ऑफ द फोइटस इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड एट कंसेप्शन। तो कंसेप्शन जब होता है, स्त्री पुरुष का मिलन होता है और रज और वीर्य का मिलन होता है, तो उसी समय के अंदर ये स्त्री आए हो मतलब ये फीमेल का होगी या मेल होगी, इसका जो है वो सेक्स ऑर्गन उसी समय ये हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ये किस तरह डिसाइड होता है कि सेक्स सेल जो होता है, जो सेक्स सेल अंदर दोनों के मिलके जो सेक्स सेल बनते हैं उसके अंदर XX होता है तो वो लड़की पैदा होती है, और जब XY होता है तो लड़का पैदा होता है। तो कंसेप्शन के दौरान ही ये जो क्रोमोसोम्स और मिलते हैं और जो सेक्स सेल्स होते हैं वो उसकी कुछ 46 पेयर होती है, उसके अंदर XX पेयर बनती है तो लड़की पैदा होती है, और XY पे होते हैं तो वो लड़का होता है। तो एक स्त्री का X और दूसरा पुरुष का X, दोनों का X मिल जाता है तो फिर लड़की पैदा होती है। पर एक स्त्री का मानो कि X है और पुरुष का Y है तो फिर लड़का पैदा होता है। तो ये एकदम शुरुआत के समय में ही ये डिसाइड हो जाता है। दो मूलबंध seems to be connected with what happens at the lower end of the body, it is a means of directly manipulating and influencing the brain and its neurological and embryological functions in the brain. It influences behavior, personality and mental state. अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई ये हम नीचे के हिस्सा में एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोई नीचे जो पेल्विक एरिया है उसके ही हमें बेनिफिट मिलेंगे। ये पूरा हमारा जो ये है एक नेटवर्क जैसा है, सब पूरा बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम ज्ञान तंतुओं से जुड़ा हुआ है। पैर से लेके हमारा सर तक सारी चीज़ें हैं वो अंदर से कनेक्टेड होती है। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं या ये जो बंध का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, वो करते हैं तो लोअर एंड ऑफ द बॉडी मतलब नीचे के हिस्से में करते हैं, पर वो हमारे जो ब्रेन और ज्ञान तंतु है और ब्रेन है उसको भी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और इनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा बिहेवियर, पर्सनालिटी और मेंटल स्टेट के अंदर चेंज आता है। तो जो 2482 का जब स्टेट होता है उसके बदले में अगर इसका सही ढंग से अभ्यास किया जाता है तो फिर 5221 का जो मेंटल स्टेट बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी है वो भी धीरे धीरे करके बदल जाती है और उसका बिहेवियर है, उसका बर्ताव है वो भी चेंज हो जाता है। वेरिंग इन द शेप एंड साइज, there are more than 12 billion neurons in the body that make up the nervous system and distribute the energies of the body. न्यूरॉन्स, अब हमारे अंदर अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के कितने न्यूरॉन्स है, 12 बिलियन मतलब 12 अरब न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या होता है, तो न्यूरॉन्स जो होता है वो एक प्रकार के इंफॉर्मेशन के मैसेंजर्स होते हैं। तो हमारे अंदर कुछ होता है तो जो मैसेज ब्रेन के अंदर जाता है और ब्रेन से फिर बाहर आता है तो ये न्यूरॉन्स थ्रू होता है। वो न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन की ओर पहुंचाता है और उससे फिर पता लगता है कि भाई बॉडी के किस हिस्से में क्या हो रहा है। मानो कि पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन ब्रेन के अंदर पहुंचाएगा कि भाई ये पेट के अंदर ज़रा दर्द हो रहा है, तो फिर ब्रेन समझ पाएगा और जो उसका उपाय करना है वो फिर उसके लिए दूसरा ऑर्डर आएगा। तो इस तरह जो है ये न्यूरॉन काम करते हैं और 12 अरब इस तरह के अलग अलग हमारे अंदर ये न्यूरॉन्स है, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो उसके अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं तो बॉडी ठीक रूप से काम करता है। और फिर ये न्यूरॉन सब मिलके नर्वस सिस्टम बनती है और वो उसको जो एनर्जी है वो एनर्जी को जो
शरीर की शक्ति है, एनर्जी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज कोऑर्डिनेटेड with endocrine system by way of central midbrain structure, the limbic system। अब नर्वस सिस्टम को किसके साथ जुड़ा होता है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स है, वो हॉर्मोन्स को कब कितना रिलीज करना है वो तय करने के लिए जो है वो नर्वस सिस्टम चाहिए। मतलब कि ब्रेन से ऑर्डर आता है। जैसे कि भाई अभी आपने खाना खाया तो अब शुगर की ज़रूरत पड़ेगी उसको पचाने के लिए, तो पैनक्रियास के वो ऑर्डर की ज़रूरत है क्यों, जो शुगर को रिलीज करता है। तो ब्रेन को नर्वस सिस्टम द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड को सूचना मिलती है कि भाई अब तुम्हारे जो पैनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन बना है उसको रिलीज करो ताकि जो शुगर खाई है वो उसका पाचन हो जाए। तो ये सारी क्रियाएं इस तरह होती है, पर इसके लिए जो है वो मिड ब्रेन के अंदर एक अलग सिस्टम काम करती है और उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ 3 सिस्टम है। नर्वस सिस्टम वो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ संबंधित है, और फिर मिड ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम है, वो उसके अंदर वो ये दोनों का जो काम है वो लिम्बिक सिस्टम द्वारा होता है। विद इन दिस लाइज the hypothalamus which controls the automatic nervous system। अब ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस अभी ब्रेन के अंदर और एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक थैलेमस है एक हाइपोथैलेमस है। तो ये जो हमारा हम जिसको सहस्त्रार कहते हैं, सहस्त्रार का जो एरिया है वो थैलेमस के अंदर आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो वो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है। द नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ, अब 3 प्रकार की नर्वस सिस्टम है। देखो ये सब जानना भी जरूरी है। आपको लगेगा कि ये सब क्या फिजियोलॉजी की यहाँ क्या ज़रूरत है, पर ये क्योंकि हम जिस तरह जो मसल्स के ऊपर हम काम करते हैं तो कौन सा मसल्स किस तरह खींचना है, क्या है, उसके साथ कौन सी नर्व जुड़ी हुई है, तो ये सब जानना, और खास करके साधक जो होता है उनको पूरे शरीर के अंदर की क्या चीज़ है उसको जानना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका स्टडी खास होना चाहिए। तो यहाँ 3 प्रकार की नर्वस सिस्टम ये बताते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहली है, जिसके अंदर क्या आता है तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स गुजरती है नीचे की ओर पैर की ओर जाती है, सब ब्रेन से निकल के नीचे और पूरे पाँव तक नीचे तक जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और द स्पाइनल कॉर्ड इज द कंडक्टिंग पार्ट टू एंड फ्रॉम द ब्रेन विच रेगुलेट्स कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इट इज ए हाईली डेवलप कंप्यूटर। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो बॉडी और माइंड की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसका नियमन का काम जो है वो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों मिलके करते हैं। तो एक प्रकार का एक कंप्यूटर ऐसा है, हाईली डेवलप कंप्यूटर है जो ब्रेन के अंदर इस तरह काम करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ से हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम अलग अलग काम करती है और उसका जो रेगुलेशन है वो ब्रेन से होता है। पेरेनियल नर्वस सिस्टम दूसरा पेरिफेरियल, दूसरी जो है वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये 3 है। अब पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के क्या है कि उसके अंदर neurons outside the skull and spine and include automatic sensory and motor nervous system, automatic sensory and motor nervous system। तो ये पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन के बाहर के जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, पर उसके बाहर के जो न्यूरॉन्स है वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और
और वो जो है वो रीढ़ के अंदर से जो जाते हैं न्यूरॉन्स, वो भी उसके अंदर नहीं आते, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये रीढ़ के अंदर से जो जाते हैं वो पेरिफेरियल में आते हैं उसके अलावा के। और जो ऑटोमेटिक, सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में आती हैं। और तीसरा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम regulates all automatic body functions including heart rate, blood pressure, endocrine and digestive processes etc. normally not under control। तो जो हमारे अंदर की जो क्रिया है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि श्वास किस तरह चल रहा है या फिर हार्ट बीट्स है तो वो अपने आप में चलता रहता है, ब्लड प्रेशर है, फिर ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हमारे अंदर हार्मोन जो है वो निकलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के वो अंदर के जो जूसिस वगैरह निकलते हैं, ये जो चीज़ों के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है वो हमें पता भी नहीं होता है और अपने आप में वो कंट्रोल रहता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। द सिंपैथेटिक एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जनरली comes into play when we experience stress, tension and strong emotions. The parasympathetic system tends to be active when we are calm and relaxed. अब ये दोनों सिस्टम के बारे में तवरिया जी बार बार बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए योग के अंदर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ये ऑटोनोमिक के अंदर आते हैं उसके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम करती है तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक टेंशन या स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग इमोशंस की एक्सपीरियंस हमें होता है। तो जब जब हमारे अंदर कोई इमोशंस मानो के जाग गए, ज़्यादा गुस्सा आ गया या डर लग गया या किसी भी प्रकार का कोई इमोशंस हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं या फिर टेंशन या स्ट्रेस या एंजाइटी ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है तो क्या होता है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय ज़्यादा काम करने लगती है। खास करके वो एंडोक्राइन ग्लैंड को हुक्म करती है पैरासिम्पैथेटिक ये सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जब काम ज़्यादा करती है तो क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हार्मोन्स आते हैं तो उसके द्वारा हमें एक बॉडी के अंदर एक फोर्स आ जाता है। जैसे कि कोई चीज़ देखा, एक बाघ को देखा हमने या एक शेर को देखा तो क्या होगा कि हमारे अंदर ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डर एक जो पैदा होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है खास करके जिसको ये एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से सिक्रेशंस एकदम ज़्यादा खून के अंदर आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आते हैं तो बॉडी के अंदर एक फोर्स आ जाता है कि भागो, यहाँ अभी एक कुछ डेंजर चीज़ है इसलिए यहाँ से भागना है। तो उसके लिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। अब कोई चीज़ को शांत करना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। तो हमारे अंदर जब रिलैक्स रहना है, शांति से का अनुभव करना है तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को हमें काम में लाना पड़ता है। बाय प्रैक्टिस ऑफ मूलबंध वी सी एलाबोरेट प्ले ऑफ ऑल द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम का प्ले ही एक है, एलाबोरेट प्ले है, व्यापक रमत है। मूलबंध की प्रैक्टिस के अंदर हम क्या करते हैं कि ये अलग अलग नर्वस सिस्टम है उसकी व्यापक रमत जो है उसको उसके ऊपर कंट्रोल पाने का हम प्रयत्न कर दे। टू परफॉर्म मूलबंध स्टिमुलेट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो ब्रेन का आगे का हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आता है वो उसको हम क्या करते हैं कि मूलबंध द्वारा उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ब्रेन के हिस्से को भी हमें स्टिमुलेट करना जरूरी है क्योंकि ब्रेन जो डल हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो इसके द्वारा एक लाइफ का जो फोर्स है वो कम हो जाता है। तो जब मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर जो अलग अलग केंद्र है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। द मैसेज टू कॉन्ट्रैक्ट द पेरिनियम इज रिलेड टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ sacral perennial nerves through the spine।
अब जब हम ये पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मैसेज जो ब्रेन से आता है वो कौन सी नर्व से आता है, जो पेरिनियल की या सैक्रल जिसको कहते हैं, उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ नर्व है। उसकी 12 नर्व्स है, 12 जोड़ियाँ होती हैं। उसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ का हम उपयोग ये पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये नर्व्स को हम उपयोग करते हैं। मतलब जब हमें जब ये करना होता है तो ब्रेन से एक सिग्नल आता है तो ये पेरिनियल के ऊपर, और ये नर्व्स काम करती है तो हम धीरे धीरे करके पेरिनियम एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटेड द इफेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक सिस्टम कम्स इनटू प्ले। अब ये प्रोसेस के अंदर बताते हैं कि भाई मानो कि अब आप मूलबंध कर रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्शन की आपको करना है, तो ब्रेन के अंदर से ये सैक्रल पहले पेरिनियल का उपयोग किया। अब कॉन्ट्रैक्शन आपका समाप्त हो गया, मतलब कि आपने मूलबंध के अंदर मसल्स को जितना खींचना था मैक्सिमम आपने खींच लिया, कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। तो अब क्या होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अभी काम में आएगी। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने ऊपर देखा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक खास करके जो है उसको कंट्रोल में लाना है। तो ये फिर मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी हमारे कंट्रोल में आ सकती है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स concerned with relaxation energy only from neck, cervical and sacral pelvic area of the spinal cord। अब पैरासिम्पैथिक नर्व जो नर्व होती है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो जो ये रिलैक्सेशन की जो ऊर्जा है उसके ऊपर जो काम करता है, या इसकी रिलैक्सेशन बॉडी के अंदर जो आता है ये पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स के थ्रू, तो उसका जो कंट्रोल कहाँ से है, जो हमारे नेक के अंदर, सर्वाइकल के अंदर। तो जालंधर बंध का उपयोग करने का जरूरत ये है कि ये हम पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को जो हम उपयोग करते हैं और इसके द्वारा अंदर एक रिलैक्सेशन एनर्जी को रिलीज करते हैं। और सैक्रल मतलब नीचे का, तो पेरिनियम का मतलब मूलबंध और दूसरा जालंधर बंध, दोनों चीज इसके अंदर जब ये होती है तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वो ये रिलैक्सेशन एनर्जी को काम में ला सकते हैं। मतलब ये दो यहाँ जो बंध है उसका उपयोग और उसका फायदा क्या है ये यहाँ बताते हैं। द ऑटोनोमिक सिस्टम मेंटेन्स कांस्टेंट टोन एंड मॉनिटर एनी चेंज इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर हमने ऊपर देखा कि भाई ये हार्ट या ब्लड प्रेशर या एंडोक्राइन या डाइजेस्टिव ये सब काम अपने आप में काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जब हमारा कंट्रोल आता है, मतलब कि हम जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं मूलाधार के अंदर, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर हमने काम चालू किया। अब ये होता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब आंतरिक अवस्था है, उसको मॉनिटर करने का और उसको मेंटेन करने का काम ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करते हैं। तो अंदर का जो फंक्शन है जो ऑटोमेटिक हो रहा है वो अच्छी तरह हो पाए, वो सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। और क्योंकि हम यहाँ ये मूलबंध करते हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं ताकि अंदर की आंतरिक अवस्था मेंटेन हो सके। With the performance of Mulabandha, the whole internal environment is altered, the blood pressure decreases, pulse, and so does the respiration and heart rate। अब इसका ये दूसरा फायदा ये है कि मूलबंध जब हम करते हैं तो क्या होता है कि अंदर का जो अंदर की आंतरिक अवस्था है वो ऑल्टर हो जाती है, उसके अंदर बदलाव एक आ जाता है। और ब्लड प्रेशर जो है, जो जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो वो कम हो जाता है। फिर पल्स जो होती है हमारे, वो पल्स जो है वो ज़्यादा चलती है तो वो पल्स कम हो जाएगी। नॉर्मल कोर्स में हमारे 72 पल्स जो होती है। अब जैसे हम जानते हैं कि योग के अंदर वो अगर अच्छी तरह योग का अभ्यास करते हैं तो 60 तक वो पल्स जाती है, और व्यक्ति 60 का पल्स मतलब एकदम बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स स्थिति के अंदर है।
तो आप भी समय समय पर आपकी जो पल्स है उसको अगर नापोगे तो आपका अंदर की स्थिति को आपका पता चलेगा। जितना अंदर अलग रिलैक्सेशन होगा इतने आपकी जो ये पल्स रेट है, वो पल्स जो है वो आपके या जिसको पल्स नहीं पर हार्ट रेट जो है वो जो हमारे 72 हार्ट रेट जो है वो हमारे अंदर कम होते जाते हैं। तो हार्ट रेट को और रेस्पिरेशन ये दोनों को भी संबंध है। रेस्पिरेशन जैसे जैसे स्लो करते जाते हैं तो हार्ट रेट भी हमारे कम होते जाते हैं। और अंदर कुछ एंजाइटी है, अंदर कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा कि ये जो हार्ट रेट है और रेस्पिरेशन रेट है वो भी दोनों बढ़ जाएंगे। A similar neurological process occurs in the practice of Ashwini Mudra and Vajroli Mudra, but there is a difference between conscious and unconscious processes. अब ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सबके अंदर ऑलमोस्ट समान है कि भाई ये जैसे हम मूलबन के अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर असर करते हैं, पेरिफेरियल के ऊपर या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जिस तरह प्रभाव करते हैं। तो जब हम वज्रोली मुद्रा और अश्विनी मुद्रा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो इस तरह नर्वस सिस्टम यही सब नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव उसका पड़ता है। पर फर्क इतना है कि ये जब हम ये करते हैं मूलबन तो उसके अंदर हमारे पूरी कॉन्शियस प्रोसेस होती है। और कई बार मूलबन और वज्रोली मुद्रा कई बार वज्रोली और अश्विनी मुद्रा जो है वो अनकॉन्शियसली भी प्रोसेस हो जाती है, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। जैसे कि कई बार होता है कि कई व्यक्ति को एकदम भय लगता है तो क्या होता है कि ये जो एनस एरिया है एकदम टाइट हो जाता है, तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस हो गई। कॉन्शियस प्रोसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन अलग है, हम जानबूझकर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पर कई बार कुछ इमोशंस ऐसे स्ट्रांग आ जाते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे अंदर अनकॉन्शियस ये प्रोसेस बन जाती है, अनकॉन्शियसली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। द बेनिफिट्स आर, अब जब मूलबन करते हैं तो क्या बेनिफिट उसके मिलते हैं। बेनिफिट्स 1, projects our control into deeper pranic areas. 2, it arrests diseases. 3, retrains the brain's confused and cross circuits of sensory motor nerves, and the same are coordinated. And 4th, a general conscious control of the body. तो ये बंद का अभ्यास देखो कितना उपयोगी है कि पूरे हमारे अंदर पूरा ना कि फिजिकल पर एस्ट्रल लेवल तक इसकी एक असर जाती है। क्योंकि यहाँ क्या कहा कि डीपर प्राणिक एरिया, तो डीपर प्राणिक एरिया जो है वो सब एस्ट्रल के एरियाज हैं, तो उसके ऊपर पहला कंट्रोल आता है ये बंदों का अभ्यास करने से। दूसरा, डिसीज को अरेस्ट करते हैं, डिसीज को रोकते हैं, जो शरीर के अंदर डिसीज आने वाले हैं उसको रोकते हैं और जो है उसको धीरे धीरे करके निकाल देते हैं। और तीसरी जो है ब्रेन के अंदर जो हमारी एक कंफ्यूज स्थिति है, वो गड़बड़ी वाली स्थिति है, उसको वो रिट्रेन करते हैं, मतलब पुनः शिक्षित करते हैं। और अंदर जो नर्वस की जो अलग अलग नर्व की जो सर्किट होती है वो सर्किट के अंदर भी गड़बड़ी आ जाती है, क्रॉस सर्किट बनती है, ओवरलैप्स होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मतलब नर्वस सिस्टम काम नहीं करते हैं, सर्किट अंदर की काम नहीं करती है, तो वो चीज़ को वो रिट्रेन करते हैं ये जब बंद का अभ्यास करते हैं तब। और फिर इनको कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो ये सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम या सर्किट जो है वो सब उसको कोऑर्डिनेटेड भी करने का भी काम ये बंद का अभ्यास से होता है। और चौथा, जो जनरल कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल आता है। जैसे ऊपर बताया था ना कि ये यूरिनेशन, डिफेकेशन और सेक्स के द नर्व विच सप्लाइज द पेरिनियम इज द प्रीडेनल नर्व। साउंड हेल्थ इज द वाइटल प्रीरिक्विजिट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मूलबन। अब अगर मूलबन का अभ्यास करना है तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है।
ऐसे कुछ गड़बड़ी है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रही है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है, और फिर ये करने जाओगे तो थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ अच्छी तरह काम करे। अब इसका एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर क्या असर होता है वो एक लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम सीक्रेट्स पावरफुल हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। Hormonal balance profoundly affect our personality and character. There are 8 glands: pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenals, pancreas, and gonads. Endocrine system is self-regulatory. All information feeds back to master gland pituitary. अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की जो पूरी सिस्टम है वो साधक को वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा योगा या अभ्यास के अंदर कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसकी असर होती है। जो जिस प्रकार का जैसा अभ्यास करते हैं उस प्रकार हम ये अलग अलग ग्लैंड के ऊपर इसका ये करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फिजिकल के अंदर ये ग्लैंड है, वही चीज़ एस्ट्रल के अंदर चक्र बन जाती है। तो ये इस तरह भी इन दोनों का एक गहरा संबंध है। जैसे कि पिट्यूटरी और पिनियल जो है तो वो हमारे अंदर एस्ट्रल के अंदर सहस्त्रार और आज्ञा चक्र का वो एरिया बन जाता है। थायराइड और पैराथायराइड का एरिया है वो हमारे अंदर विशुद्धि चक्र का एरिया है। थाइमस जो है वो हमारा अनाहत का है। हालांकि थाइमस जो एक ग्लैंड है वो खास करके बच्चे जब बड़े होते हैं उस दौरान ही उसका फंक्शन होता है। तो 15 साल के बाद जब यूथ आ जाता है फिर उसका थाइमस का फंक्शन बंद हो जाता है। पर हमारे अंदर ये अनाहत जो है वो अनाहत ये थाइमस का रिलेटेड है। जो एड्रिनल्स है वो हमारे अंदर एड्रिनल्स और पेनक्रियास जो है वो ये मणिपुर चक्र है उसके साथ है। और जो गोनेड्स है वो स्वादिष्ठान चक्र के साथ है, क्योंकि गोनेड्स जो है वो हमारा जो सेक्स एरिया जो है या सेक्स ऑर्गन्स है वो गोनेड के साथ है, तो वो स्वादिष्ठान चक्र के साथ रिलेटेड है। और इस तरह आंथों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसके ऊपर ही आपकी हेल्थ का और आपके मेंटल स्टेट का पूरा आधार है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि भाई कोई लेडी मोनोपोज के अंदर होती है तो क्या होता है कि उसके ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शंस है या उसके हॉर्मोन्स है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और वो फ्लक्चुएट होते हैं उसके लिए इसका सीधा असर उसके स्वभाव के ऊपर पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा कि हार्मोनल बैलेंस profoundly affects our personality and character। तो जब ये हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं या इसका जो रिलीज जो ज़्यादा कम होता है तो हम देखते हैं कि उस दौरान ये लेडीज़ के स्वभाव के ऊपर बहुत इसकी असर होती है। गुस्सा बहुत आता है या नर्वस हो जाती है या कई लोगों को रोना बहुत आता है या हॉट फ्लैशेस होते हैं। ये मेनोपॉज के अंदर बहुत सारी लेडीज़ को ये कंप्लेन होती है, क्योंकि उस दौरान जो ये हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी ये अगर हम ये सब अभ्यास करते हैं ये बंद वगैरह का तो क्या होता है कि हार्मोन्स के अंदर एक बैलेंस आ जाता है, तो हम अच्छी तरह हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हमारा इमोशनल बैलेंस है उसको भी हम अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। और दूसरा जो है ये हार्मोन्स जितनी तरह अच्छी तरह ये होगा उसका शुभ प्रभाव हमारे चक्रों के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि चक्र और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे। पर आप थोड़ा फिर से इसको पढ़ना, उसको समझने का प्रयत्न करना कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए और हेल्थ के लिए भी। हालांकि ये चीज़ें करना इतनी आसान नहीं है,
इसमें किसी का मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर फिर भी अगर हम कहीं से सीख जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ रुकते हैं, किसी को कोई ख़ास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट वीक में। दादा साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। आपने आपने जो बोला कि भी गोल्ड नगेट करते हैं, हाँ उसमें भी हम पेरेनियम अंदर खींचते हैं, राइट? हाँ। 40 सेकंड सांस रोकते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो हम करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है ना, इसीलिए तो ये एक्सरसाइज दी है। ये एक्सरसाइज देने का मतलब ही यही है कि जो ये एरिया के अंदर जो गड़बड़ है, तो वो एरिया जो है उसको करेक्ट करने के लिए एक्चुअली तो गोल नकेत जो है वो मूलबंध का ही एक अलग प्रकार ही आप समझ लो कि उसको मॉडिफाइड मूलबंध इसको कह सकते हैं गोल नकेत। क्योंकि मूलबंध मैंने कहा इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है वो थोड़ा हमें थोड़ा दिक्कत पड़ती है समझने की। यहाँ तो सीधा उन्होंने क्या कहा कि भाई लोअर एब्डोमेन को खींच लो, पेरिनियम भी ज़्यादा नहीं कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस में लोअर एब्डोमेन को खींचो, तो लोअर एब्डोमेन को खींचते तो वो सीधा प्रभाव उसका पेरिनियम पर पड़ता है, तो वो वहाँ मूलबंध हो ही जाता है। तो अगर मूलबंध हम नहीं सीखते हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, जब तक आप गोल नकेट को अच्छी तरह कर पाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई धीरे धीरे करके रोजाना कम से कम 10 मिनट तक ये गोल नकेट का अभ्यास करना चाहिए। तो ये मूलबंध के बहुत सारे जो ये है वो आपको इसके बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर ये जो गोल्ड नगेट है वो तो बोला है कि भाई टोटल 3 मिनट ही करना है ना? अरे मेरे भाई, जब मैं कहता हूँ कि 10 मिनट करना है तो क्यों आप अपना दिमाग चलाते हो? जब मैं कहता हूँ कि 10 मिनट करना है तो अब जब बच्चे होते हैं तो वो चालन गाड़ी पकड़ के चलते हैं, अभी बड़े हो गए तो भी वो अभी छोड़ना नहीं है उसको। हाँ, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, आधा आधा घंटा करना पड़ेगा। 3 मिनट तो भूल जाओ आप, कुछ नहीं होगा 3 मिनट के अंदर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू दादा। ओके ओके। दादा साहब। हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक रिलेटेड टू वो अपने गोल्ड नगेट। हाँ हाँ। तो गोल्ड नगेट जो है पर डे, क्योंकि 24 घंटे में या 12 घंटे में, सुबह में एक बार हमने किया, समझो 5 मिनट 6 मिनट जो भी होती है एज पर कैपेसिटी। तो ये रात को बल्कि शाम को भी ये टाइम में भी कर सकते हैं 6 7 8 बजे? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्यों नहीं। दिन में 2 बार आप आराम से करो, और जितनी करनी है 2 बार 10-10 मिनट करनी है तो भी कर सकते हैं आप। एक बार धीरे धीरे करके 10 मिनट पर पहुंच गए तो आपने सुबह शुरुआत में 10 मिनट कर ली, मानो कि सुबह में, अभी शाम को भी आप धीरे धीरे करके 10 मिनट पर पहुंचते तो सुबह शाम 10-10 मिनट कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ तो सर, इस पे 2 रिलेटेड क्वेश्चन है कि गोल्ड नगेट करने के पहले फिर रिफाइन करना जरूरी तो है? हाँ करोगे तो देखो, करोगे तो ये अच्छी तरह हो पाएगी ना। हो तो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गोल नकेट करने से पहले रिफाइनिंग अनिवार्य है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ। पर अगर रिफाइनिंग होती है, 1-1 मिनट भी कम से कम होती है, तो क्या होगा कि आप अच्छी तरह गोल नकेट के अंदर 40 सेकंड श्वास रोक पाओगे और इसकी अच्छी असर पा पाओगे। सर मेरा एक अनुभव ये है कि जब गोल्ड नगेट शाम को, स्पेशली शाम को जब करता हूँ, मतलब कि ये अराउंड दिस टाइम 7-8 बजे, तो बहुत ये फ्रेशनेस बहुत हो जाती है और रात को जल्दी नींद नहीं आती। वो तो होगा, नर्वस सिस्टम जब एक्टिव हो जाती है तो ऐसा होता है, पर इसको बोदर मत करो। क्या फायदा मिल रहा है वो देखो। नींद नहीं आएगी तो भी जो साधक है वो ये नहीं देखता कि मुझे नींद नहीं आई या मुझे इतनी नींद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। साधक तो एनर्जी को देखता है कि भाई मैं 4 घंटे सोया और फिर भी मैं एनर्जी से फुल हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि ये ज्यादा लंबा सोने की। तो उसको मत सोचो। 4-5 घंटे की नींद होती है। हाँ तो अच्छा है ना। तो लगता है कि नींद नहीं आई, ऐसा लगता है। वो तो साइकोलॉजी है ना, उसको चेंज करो। हाँ। वो तो साइकोलॉजी है, उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो दादा साहब ये जरूरी है कि गोल्ड नगेट एम्प्टी स्टमक ही करना है, मतलब हाँ, एम्प्टी बॉवेल से करना जितना एम्प्टी स्टमक होगा, या आप सुबह में
टॉयलेट जाके आओगे और फिर करोगे, इतनी वो अच्छी हो पाएगी। अगर मानो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप करते हैं तो इतनी अच्छी हो नहीं पाएगी, इतनी मज़ा भी नहीं आएगी, इतनी इफ़ेक्ट भी नहीं आएगी और इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए गोलनकेट से पहले टॉयलेट जाना, पेट साफ हो जाना ज़रूरी है। और सुबह में गोलनकेट और अच्छी होती है, क्योंकि शाम को तो हमने दोपहर को खाया होता है, खाया पिया है, तो उसकी थोड़ी असर जो है वो हमें थोड़ी बीच में आती है। तो शाम के बदले सुबह की गोलनकेट हमेशा बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ओके। और अगर 7 बजे खाना खाया है और 11 बजे करे तो गोलनकेट चलेगा? चलेगा 3-4 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद आप कर सकते हैं, पर फिर भी सुबह की इफेक्ट अलग है और ये अलग रहेगी थोड़ी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अब फिर से नेक्स्ट संडे को मिलते हैं।